दोस्तों नमस्कार। हम लोगों ने अब तक इस पूरी सीरीज में कवर किया है 1690 MCQs। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। एक वस्तु है जिसको ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो इनमें से कौन सही है यह बताना है। वस्तु को ऊपर फेंका गया, 100 मीटर की दूरी तक ये वस्तु चली है, यानी कि 100 मीटर की ऊंचाई तक ये चली है, उसके बाद ये वापस आ गई है। तो 100 मीटर ऊपर जाने में और 100 मीटर नीचे आने में कुल दूरी कितनी चली? 200 मीटर। 200 मीटर कुल दूरी है, लेकिन विस्थापन तो शून्य हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जिसने फेंका वो वस्तु उसी के पास वापस आ चुकी है। तो जब भी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एक समान हो तो विस्थापन शून्य हो जाता है। वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण ये दिया था आर एच वुट्टिकर ने। आर एच वुट्टिकर, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। लिनियस, इन्होंने दिया था 2 जगत वर्गीकरण और इन्हीं को कहा जाता है वर्गीकरण का जनक, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहे जाते हैं लिनियस। और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस नहीं दिया था। डार्विन ने दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। पौधे का कौन सा हिस्सा घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होता है? देखो, जो घास है इसमें रनर होता है। घास में क्या होता है? रनर होता है। रनर ये क्या है? ये तना का रूपांतरण है। रनर जो है ये तना का रूपांतरण है। जैसे देखो, ये एक घास का प्लांट था, ये घास की जड़ है और यहां से एक तना जो है जमीन के समानांतर ऐसे चलता है, फिर जमीन को टच करेगा, वहां पर एक नया घास उग जाएगा। फिर इस घास से एक तना ऐसे जमीन के समानांतर चलेगा, फिर जमीन को जहां टच करेगा वहां पर एक नया घास उग जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि तना से नया घास उग रहा है। तना से क्या हो रहा है? नए नए घास जो है यहां पर उग रहे हैं। तो यह है एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन, जो कि अलैंगिक प्रजनन का ही प्रकार है। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? तना से, जड़ से, पत्तियों से नए प्लांट उग जाते हैं और इन्हीं को बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सही नहीं है। रक्त का पीएच 7.4 होता है, ये सही है। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, ना कि 7.4 होता है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत है। सिरके का पीएच और दूध का पीएच ये सही है। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव डैश। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, तरल द्वारा डाला गया दबाव बढ़ेगा और गहराई कम होने से दबाव कम हो जाता है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहां देखिए, ये एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, मान लो कोई तरल है, पानी या कोई भी मान लो, ये मुक्त सरफेस है। मैं 2 पॉइंट यहां पे लेता हूं, एक यहां पर पॉइंट ए है और एक यहां पर पॉइंट बी है। अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट ए पर इस तरल का दबाव ज्यादा होगा या पॉइंट बी पर, तो आपका आंसर होगा पॉइंट बी पर ज्यादा होगा। पॉइंट बी पर इतने पानी का दबाव है, इतने पानी का दबाव है, जबकि पॉइंट ए पर मात्र इतने पानी का दबाव है। तो जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, पानी का या फिर जो भी तरल है उस तरल का दबाव बढ़ेगा और गहराई कम होने से दबाव कम हो जाता है। 2 गोले हैं हमारे पास, 2 गोले हैं हमारे पास। एक 30 किलोग्राम का है जो कि लोहे का गोला है और एक दूसरा गोला एल्यूमिनियम का है जो कि 10.5 किलोग्राम का है। दोनों का व्यास बराबर है। दोनों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वह भूमि से 10 मीटर दूरी पर हो तो उनका डैश समान होगा। दोनों के लिए जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, क्योंकि जी का जो मान है यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यहाँ जो त्वरण लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इस त्वरण का मतलब गुरुत्वीय त्वरण है, ये समान होगा। वर्ग 3 के आवर्त 6 में, वर्ग 3 के आवर्त 6 में लैंथनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है। इसके साथ बाकी के जो सारे तत्व हैं उन सबको हम लोग एक साथ लैंथेनॉइड बोलते हैं, जो कि एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं। ऐसे ही वर्ग 3 के आवर्त 7 में, वर्ग 3 के आवर्त 7 में एक्टिनियम के साथ बाकी सारे जो तत्व आते हैं उसे हम लोग एक्टिनॉइड बोलते हैं। ये दोनों ही जो सीरीज है एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड, ये एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं। तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है। 3 प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, विभाज्य ऊतक होते हैं। यह है शीर्षस्थ, यह है इंटरकैलरी यानी कि मध्य स्थित, और यह है लैटरल यानी कि पार्श्व विभाज्य ऊतक। ये जो पार्श्व विभाज्य ऊतक है इसी को हम लोग कैम्बियम भी बोलते हैं, इसी को हम लोग कैम्बियम भी बोलते हैं। और तने की जो मोटाई होती है, मोटाई, जैसे मान लो एक आम का प्लांट है, जब वो छोटा होता है तो तना पतला होता है। जैसे जैसे ये जो पौधा है पुराना होते चला जाता है, एक बड़ा सा पेड़ बनता है, तो आप देखते होंगे कि जो तना होता है वो कितना मोटा हो जाता है। तो वो जो मोटाई है ये इसी लैटरल मेरिस्टेम के कारण होता है और इसी को हम लोग कैम्बियम बोलते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये बी। पादपों में जो द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ हम जिसे बोलते हैं, ये इसी कैम्बियम के कारण या फिर बोल दो लैटरल मेरिस्टेम के कारण होता है। एक तत्व है M जिसका परमाणु द्रव्यमान इतना ग्राम दे रखा है, तो परमाणु द्रव्यमान आपको बताना है। देखो ग्राम में इतना दे रखा है तो आपको बताना है AMU में, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में। एक रिलेशन जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 1 AMU बराबर इतना ग्राम होता है।
1 mu बराबर इतना ग्राम होता है, तो इतने ग्राम में कितना mu हो जाएगा। क्या करना है आपको, इस वाले में भाग लगा देना है, इस वाले में भाग लगा देना है, इस वाले से 1.66 इंटू 10⁻24 से सॉल्व करके आप देखेंगे तो आपका आंसर डी आएगा। इस सवाल का जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ये सवाल आप खुद बनाइएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे इस तरह के सवाल डिस्कस किए थे, दो सवाल डिस्कस किए थे, तो इस सवाल को आप खुद ही बनाएंगे। इस सवाल को आप पढ़िए, इस सवाल को आप पढ़िए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और इसका आंसर बताइए। m द्रव्यमान की एक गेंद का p गति के साथ आगे बढ़ रही है, गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा बराबर ये होता है हाफ mv²। यहां पर देखो m के स्थान पर तो m ही है, m द्रव्यमान, v की जगह पर यहां पर आपको p दे रखा है, तो ये p² हो जाएगा, तो mp² बटे में 2 हो जाएगा, बाई में 2 हो जाएगा, जो कि आंसर में एक भी नहीं है। इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। मान लीजिए ये p संवेग होता, मान लीजिए ये p संवेग होता तो हमारा आंसर p² बटे में 2m हो जाता और हमारा आंसर यहां पर डी हो जाता। जब ये p संवेग होता तो p² बाई में 2m, लेकिन हमें बोल रखा है कि p गति है, तो गति अगर है p तो आंसर ये होना चाहिए, लेकिन इस विकल्प में एक भी नहीं है, तो मैं इसमें से कोई भी आंसर टिक नहीं मारूंगा। आप ये दोनों ही फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये तो आपको याद होता ही है। संवेग अगर दिया हो तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया, यानी गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है वो किसने दिया, ये दिया न्यूटन ने। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और एक डैश रंगीन पाउडर में बदल जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर सफेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है, वो जो पाउडर होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर सफेद हो जाएगा। व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जल में घुलनशील होता है, ये जो ऑक्साइड है ये जल में घुलनशील होता है। जल में घुलने के बाद ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। एंटासिड के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। पौधे के एक हिस्से का गुरुत्वाकर्षण से पीड़ित दिशा में बढ़ने को डैश कहा जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण उद्दीपन है, स्टिमुलस है, और इसके रिस्पॉन्स में पौधे के हिस्से जो है ग्रो करते हैं। जैसे जो तना होता है वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जाता है, और जो जड़ें होती है वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जाती है। तो उद्दीपन यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है, तब हम बोलेंगे उस मूवमेंट को जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म यहाँ जो लिखा हुआ ना ग्रेविट्रोपिज्म, इसका मतलब यही है, तो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर मान लो उद्दीपन प्रकाश है तो फोटोट्रोपिज्म, अगर उद्दीपन पानी है तो हाइड्रोट्रोपिज्म, अगर उद्दीपन कोई रसायन है तो कीमोट्रोपिज्म हो जाएगा। 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इनमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। स्थितिज ऊर्जा बराबर ऊंचाई पर है तो उसमें निहित ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, जो कि mgh के बराबर होता है। mgh के बराबर होता है, m का मान 14 है, g का मान 9.8 लेना है और h का मान यहाँ पर 5 दे रखा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 686 जूल आएगा। सी हमारा आंसर हो जाएगा 686 जूल। u बराबर 0 मीटर पर सेकंड, a बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t बराबर 5 सेकंड है, तो v क्या होगा। u है अंतिम वेग, v है प्रारंभिक, माफ करना, u है प्रारंभिक वेग और v है अंतिम वेग। a बराबर होता है v माइनस u बटे में t, या फिर ये लगा दो या फिर सीधा ये लगा दो, v बराबर u प्लस at, बात एक ही है, ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। यह गति का पहला समीकरण। u का मान 0 है, a बराबर यहाँ पर 5 दे रखा है, t का मान यहाँ पर 5 है, तो 25 मीटर पर सेकंड जो अंतिम वेग है यह है 25 मीटर पर सेकंड ए। यदि कोई चिकित्सक 1 मिनट में 80 धड़कनें गिनता है तो धड़कनों की आवृत्ति डैश है। 1 मिनट में 80 है, आपसे आवृत्ति पूछा है तो 1 सेकंड में निकाल दो। 1 मिनट में है यानी कि 60 सेकंड में है, 60 सेकंड में 80 बार धड़कता है तो 1 सेकंड में जितनी बार धड़केगा वही आवृत्ति हो जाएगा। यहाँ पे 80 बटे में 60 सॉल्व करके आप देखेंगे आंसर आपका आएगा सी। परमाणु त्रिज्या एक समूह में डैश और आवर्त में डैश। परमाणु त्रिज्या एक समूह में, यहाँ पर एक समूह में जो बोल रखा है तो आपको यहाँ पर यह मानकर चलना पड़ेगा कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या यानी कि परमाणु का जो आकार है ये बढ़ता है, और हम आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तब यही आकार जो है घटता है। तो समूह में जो परमाणु त्रिज्या है ये बढ़ती है और आवर्त में घटती है, तो बी आंसर। विद्युत आवेश की एसआई इकाई है, एसआई यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कूलम होता है, कूलम कैपिटल सी से दिखाते हैं। एम्पियर ये विद्युत धारा के लिए एसआई मात्रक है, वाट है शक्ति के लिए, पावर के लिए, और ओम हो गया प्रतिरोध के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है। प्रोटिस्टा जगत के अंदर डायटम, युग्लिना, अमीबा ये सारे आते हैं। ईस्ट यानी कि खमीर जो कि कवक है तो ये कवक जगत के अंदर आएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कार्बन के रवाहीन यानी कि अक्रिस्टलीय अपरूप है। कार्बन के पास 2 तरह के अपरूप है, एक है क्रिस्टलाइन और एक है एमॉर्फस। एमॉर्फस को ही हम लोग यहाँ पर जो लिखा हुआ है अक्रिस्टलीय ये बोलते हैं। क्रिस्टलाइन
में डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, ये सारे आते हैं क्रिस्टलाइन के अंदर। और एमॉर्फस के अंदर देखो इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। यहाँ देखो कोक लिखा हुआ है, कोक हो गया, कोयला, काजल यानी कि लैम्प ब्लैक, और गन्ने का कोयला यानी कि सुगर चारकोल। ठीक है, यहाँ पर जो गन्ने का कोयला लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा सुगर चारकोल। सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कैम्बियम को डैश भी कहा जाता है। अभी मैंने आपसे कहा कैम्बियम को हम लोग शीर्षस्थ विभज्य उत्तक, माफ करना, पार्श्व विभज्य उत्तक भी कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, गर्त बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, तने की मोटाई बढ़ती है। ये कैम्बियम जो है ये अनुपस्थित होता है एक बीजपत्री पादप में, मोनोकॉट्स के अंदर। आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। सी आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, परमाणु संख्या 1। परमाणु संख्या 1। कार्बन के निम्नलिखित अपरूपों में से विषम को चुने। कोक, चारकोल, कार्बन ब्लैक, ये सारे क्या है, एमॉर्फस है, अक्रिस्टलीय है, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब कार्य बराबर होता है हमारा बल गुने में विस्थापन। अगर किसी वस्तु पर बल कार्य करे तो क्या इसका मतलब कार्य किया गया? ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप दीवार को धक्का लगा रहे हैं, यानी दीवार पे आप बल लगा रहे हैं, लेकिन दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ, इसका मतलब आपने कोई कार्य नहीं किया, चाहे आप बल लगाएं उसके बावजूद भी, तो ये आंसर नहीं होगा। मान लीजिए आपने बल लगाया और वस्तु विस्थापित हो भी गया, तो भी जरूरी नहीं है कि कार्य हुआ। डिपेंड करता है कि जो बल है और जो विस्थापन है उसके बीच में एंगल क्या है। अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो कार्य नहीं होगा, कार्य 0 हो जाएगा। तो वहां विस्थापन होता है तो कार्य हो, ये भी कहना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर वस्तु की एनर्जी में, ऊर्जा में आप वृद्धि कर देते हो तो इसका मतलब कहा जाएगा कि आपने कार्य किया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है। इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, यानी रक्त का जो थक्का जमना होता है, ये बंद हो जाता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है हीमोफीलिया बीमारी के अंदर। ये एक आनुवांशिक बीमारी है। तो यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारक के लिए जिम्मेदार जीन के अनुपस्थिति के कारण होता है। ये हमारा आंसर। आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? जो ब्यूटेन होता है उसके पास 2 समावयव होते हैं, एक एन ब्यूटेन यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा है आइसोब्यूटेन। दोनों के लिए फॉर्मूला तो सेम ही होना है, क्योंकि आइसोमर्स में क्या होता है कि जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। ठीक है, जो सूत्र होता है ना वो सेम ही होता है, चाहे वो आइसोब्यूटेन हो चाहे नॉर्मल ब्यूटेन हो, सामान्य ब्यूटेन हो। C4H10 हो जाएगा। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी ये जो फूल का पूरा हिस्सा है ये कौन से आधार पर उपस्थित है? यह है रिसेप्टिकल पर। रिसेप्टिकल, इसे हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? अमोनियम क्लोराइड को अगर आप गर्म करोगे, मान लो अमोनियम क्लोराइड है, ये सॉलिड है, इसको आप गर्म करोगे तो सब्लिमेट हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, इसका सीधा गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड ऐसा नहीं कर पाएगा। तो सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड दोनों अगर मिक्स है तो आप क्या करो, दोनों को गर्म करो। अमोनियम क्लोराइड जो है ये भाप में बदल जाएगा, सोडियम क्लोराइड रह जाएगा, तो ये अलग हो जाएंगे, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। डैश में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन एक समान होती है। एक समूह में अगर हम बात करें, जैसे कि मान लो ग्रुप नंबर 1 जो है हमारा, उसके पास उसमें जो भी तत्व है उन सब के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं। यानी इसमें जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, इन सब में क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम ही है, 1 है। जब हम आवर्त में जाएंगे बाएं से दाएं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। हमारा आंसर यहाँ पर आवर्त हो जाएगा, जो कि नहीं दिया हुआ है, पंक्ति यानी कि आवर्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता? वाशिंग सोडा Na2CO3.10H2। यहाँ पर देखो वाटर मॉलिक्यूल है, हमसे बोल रहा है कि किसमें पानी नहीं होता है। जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। ब्लू विट्रोल यानी कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ये होता है CuSO4.5H2। तो इसमें पानी है, इसमें पानी है, बेकिंग सोडा में नहीं होता है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या है? U बराबर 0 हो जाएगा। लिखा हुआ है विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है। त्वरण बराबर होता है V - U बट्टे में T। हमें V नहीं पता है तो V निकाल लेते हैं। V बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे में समय। 200, ये जो दूरी है यहाँ पर विस्थापन भी हो जाएगा, विस्थापन बराबर दूरी हो जाएगा, तो विस्थापन बट्टे में समय आप बोल सकते हो। 10
तो ये यहाँ पर 20 आ गया। अब लगाते हैं इस फॉर्मूले में 20 माइनस में 0 हो जाएगा यहाँ पर, और बट्टे में टाइम टोटल 10 सेकंड लगा है तो 10 हो जाएगा। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्लास या शीशे को काटने और चट्टानों की ड्रिलिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में कार्बन के कौन से अपरूप का उपयोग किया जाता है? कार्बन का ये क्रिस्टलीय अपरूप है और यह है हीरा। हीरे में जो चमक होती है, हीरे में जो चमक होती है वो होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सार्वत्रिक सूचक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पीएच स्केल के बारे में बोला है, जो सार्वत्रिक सूचक होता है उसके बारे में बताना है कि कौन सही नहीं है। सार्वत्रिक सूचक विभिन्न प्रकार के सूचकों का मिश्रण है, ये सही है। सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग अम्ल या क्षारों की प्रबलता का पता लगाने में किया जाता है, ये भी सही है। सार्वत्रिक सूचक विलयन में अलग अलग हाइड्रोजन आयन सांद्रताओं पर अलग अलग रंग दिखाता है, ये भी सही है। ये सारे सही है यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए। सार्वत्रिक सूचक विभिन्न धातुओं और अधातुओं का मिश्रण है, ये गलत है, तो डी हमारा आंसर। तत्व के पास अपनी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तत्व एम में इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। के और एम तत्वों के परमाणु के बीच किस तरह का बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड बनाया जाएगा और उनसे बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? एक है के और दूसरा है एम। बोल रखा है के पास अपनी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप ऐसा करो, के स्थान पर कोई आप तत्व सोच लो जो कि ऐसा ही होता है, यानी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे कि क्लोरीन हो गया, है ना, जैसे कि क्लोरीन हो गया। एम के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, एम के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, जैसे कि कार्बन, जैसे कि कार्बन। अब इन दोनों से कौन सा सूत्र मिलेगा और किस प्रकार का बॉन्ड होगा? तो CCl4 होता है टेट्राक्लोरोमीथेन, तो यहां भी क्या हो जाएगा? MK4 हो जाएगा, MK4 हो जाएगा और सह संयोजक अबंध होता है। देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। क्लोरीन को तो बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे ये क्लोरीन है तो इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 8 पूरा हो जाएगा। मैं यहाँ C मान रहा हूँ, आप MK मानकर बना सकते हो, चलो मैं MK ही मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर M है, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना दिया। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1 3 हो गया, 2 4 5 और 2 7, ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लोरीन का। ऐसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि हमें इसका भी ऑक्टेट पूरा करना है। यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, इससे क्या होगा ना कि अब इस M के पास 5 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं बाह्यतम कोश में, लेकिन इसको तो 3 और चाहिए, टोटल 8 पूरा करना है ना। क्लोरीन का ये वाला काम पूरा हो चुका है, क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने से M का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इसके बाह्यतम कोश में अभी 5 ही इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इस क्लोरीन का वापस से लिख दिया, तो यहाँ पर बनेगा बॉन्ड 1, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन यहाँ पे आएगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ऐसे यहाँ पे बनेगा। अब देखो 2 4 6 8, M का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है और हर क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है, यानी कि अच्छा मैंने यहाँ पर क्लोरीन लिख दिया, माफ करना। आप यहाँ पर क्या करेंगे, के लिखेंगे, ठीक है, के लिखेंगे आप यहाँ पर, के, यानी संरचना कुछ इस प्रकार से, M के साथ ये के, M के साथ ये के, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई यहाँ पर, तो ये सह संयोजक अबंध है। फॉर्मूला MK4 हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक समूह में आयनीकरण ऊर्जा डैश और एक समूह में इलेक्ट्रॉन अबंध डैश। देखो ग्रुप में, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ये घटती है, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये भी घटता है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? परमाणु के आकार के बढ़ने के कारण होता है, ये दोनों ही घटते हैं। यदि किसी मशीन को तेल लगाकर चिकना बनाया जाए, तो क्या होगा? इससे मशीन की यांत्रिक सक्षमता बढ़ जाती है, यानी कि जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है, काम करने की जो एफिशिएंसी है, ये बढ़ जाती है। कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को डैश कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। पावर बराबर होता है ऊर्जा हस्तांतरण की दर या फिर कार्य करने की दर। एक इकाई ऋणात्मक आवेश को धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक ले जाने के लिए उस पर रासायनिक बल द्वारा किया गया कार्य डैश है। इसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल।
बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये परिभाषा है विद्युत वाहक बल के लिए, ये आप याद रख सकते हो कि इकाई ऋणात्मक आवेश को नेगेटिव यूनिट चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक ले जाने के लिए उस पर जो केमिकल फोर्स लगाया जाता है, केमिकल फोर्स जो लगाया जाता है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, इसे हम लोग विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ऐसा मतलब वोल्ट होता है। अदिति 800 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर दौड़कर 50 सेकंड में आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। औसत वेग की गणना करें। वेग बराबर विस्थापन बट्टे में समय होता है। विस्थापन बट्टे में समय होता है वेग बराबर। देखो 800 मीटर के दौड़ लगाने के बाद वृत्ताकार पथ पर वो आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम हो जाए तो विस्थापन 0 हो जाता है। विस्थापन 0 हो जाएगा तो 0 बट्टे में समय आएगा, यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। दाब बराबर होता है प्रणोत बट्टे में क्षेत्रफल, या फिर बोल दो लंबवत बल बट्टे में क्षेत्रफल। थ्रस्ट अपॉन एरिया हो जाएगा। मुंह की परत डैश से बनी होती है। बकल कैविटी की जो लाइनिंग होती है वो बनी होती है स्क्वामस एपिथेलियम से। स्क्वामस एपिथेलियम। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन डैश द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हो गया या फिर प्रोजेस्टेरॉन हो गया। एस्ट्रोजन हार्मोन या फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये स्रावित होते हैं अंडाशय के द्वारा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंडाशय के द्वारा। डिंब वाहिनी नलिका में निषेचन की प्रक्रिया होती है। एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को तेज गर्म करने पर क्या होता है? देखिए लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस है, रंगहीन है, इसको गर्म किया जाता है तो बनता है लेड मोनोऑक्साइड। लेड मोनोऑक्साइड सॉलिड बनता है जो कि पीले रंग का होता है। उसके साथ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है यहाँ पर, जो कि लाल भूरे रंग की होती है। लाल भूरे रंग की होती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए कि एक पीले रंग का अवशेष छोड़ जाते हैं। यह है एक पीले रंग का अवशेष, यह है एक पीले रंग का अवशेष। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए होना चाहिए। लेकिन देखो आपके एग्जाम में सवाल आया तो इसको टिक मारा गया है। एक भूरे रंग का अवशेष छोड़ जाते हैं। एक पीले रंग का अवशेष होगा, भूरे रंग का तो नहीं होगा। अवशेष जो है ये ठोस के रूप में हमें मिलेगा, तो जो कि पीले रंग का है। लाल भूरे रंग की तो ये गैस है जो कि उत्सर्जित होती है इस रिएक्शन में। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन बोर्ड की तरफ से देखो यहाँ पर बी आंसर टिक किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दिखाता है? तो लाइकन हो जाएगा। लाइकन ये कवक और शैवाल के बीच में सहजीवी संबंध है। डायटम प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है। एनाबीना किंगडम मोनिडा का सदस्य है, यानी कि मोनिडा जगत का। और स्पायरो वगैरह पादप जगत के अंदर जो थैलोफाइटा समूह है उसका ये पादप है। हमारा आंसर यहाँ पर लाइकन हो जाएगा। आपसे मेरा एक सवाल है कि जो उच्च पादप होता है, हायर प्लांट्स और कवक यानी कि फंजाई, इनके बीच जो सहजीवी संबंध है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कमेंट करके आंसर दीजिए। उसे हम क्या बोलते हैं? उच्च पादप और कवक के बीच जो सहजीवी संबंध होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ है ना, शैवाल और कवक के बीच जो सहजीवी संबंध उसे हम लाइकन बोलते हैं। ऐसे बताना यहाँ पर क्या बोलते हैं। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डैश करता है, कार्य नहीं करता है। बिल्कुल कोई कार्य नहीं, क्योंकि विस्थापन हुआ ही नहीं। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? बिल्कुल मंद यानी कि बहुत ही लो साउंड है, शव है यानी कि सुन सकते हैं, तो इसकी तीव्रता स्तर क्या है? 0 डेसिबल। ठीक है, 0 डेसिबल। डैश बीज के 3 भाग है। बीज के 3 भाग है मूलांकुर, प्रांकुर और बीजपत्र। मूलांकुर से जड़ विकसित होती है, प्रांकुर से तना विकसित होता है, बीजपत्र का काम होता है भोजन को संचित करना। बिजली का झटका निम्नलिखित में से किसका एक संयुक्त प्रभाव है? बिजली का झटका ये एक संयुक्त प्रभाव है विभवांतर और विद्युत धारा का। तो हमारा आंसर केवल ए और बी होगा। कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है और रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो कार्बन का जो ये समस्थानिक है ये रेडियोधर्मी होता है। तो ए हमारा आंसर। विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक एक डैश बनाना होगा। इनमें से क्या बनाना होगा? सीधी रेखा बनाना होगा। जैसे देखिए, ये मान लो कि प्रारंभिक स्थिति है, पहले कोई वस्तु यहाँ पे था, बाद में देखो ऐसे चल करके यहाँ पे पहुंचा। तो अगर आपको दूरी बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारे मापने पड़ेंगे कि भाई कितना चला। लेकिन अगर आपको विस्थापन ज्ञात करना है तो आपको न्यूनतम दूरी ढूंढना है यहाँ पे कि न्यूनतम दूरी कौन सा है। यहाँ से यहाँ अगर आप लाइन मिला दो, एक सीधी रेखा खींच दो यहाँ पर, तो यही हमें न्यूनतम दूरी मिल जाएगा और यही हो जाएगा विस्थापन। तो विस्थापन ढूंढने के लिए हमें
अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी ढूंढना पड़ता है, वही विस्थापन हो जाता है। तो मान लीजिए ये वस्तु ए से चला था, वापस ए पर ही आ जाता तो न्यूनतम दूरी 0 हो जाता। जैसे मैंने एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका, वापस गेंद मेरे हाथ में चला आया तो न्यूनतम दूरी 0, तो विस्थापन 0। लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी वस्तु चला है तो दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती है। अंडप के नीचे हिस्से के फूल भाग को डैश कहा जाता है। अंडप के निचले हिस्से यहां पर आपको समझना है, ठीक है। निचले हिस्से के फूल के भाग को डैश कहा जाता है। अंडप क्या होता है? अंडप होता है फूल का मादा प्रजनन भाग, फूल का मादा प्रजनन भाग। इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्टिग्मा। ये होता है वर्तिका, जिसे बोलते हैं स्टाइल, और ये है ओवरी, जिसे बोलते हैं अंडाशय। ये तीनों मिलकर के कहलाते हैं अंडप, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कार्पल, या फिर इसी को बोलते हैं पिस्टिल। तो सबसे निचला जो हिस्सा है ये है अंडाशय, ओवरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? ध्वनि तरंग जो कि अनुदैर्ध्य तरंग है, प्रकाश तरंग जो कि अनुप्रस्थ तरंग है। तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंग निर्वात में भी चल सकती है, ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चलती। निम्नलिखित का मिलान करें। डाल्टन ने सबसे पहले तत्वों को दिखाने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया था, यानी सबसे पहले जो सिंबल देने का काम किया था वो डाल्टन ने दिया था। लेकिन अब जो हम लोग यूज करते हैं सिंबल, जैसे कार्बन के लिए कैपिटल C दिखाते हैं, मैग्नीशियम के लिए Mg दिखाते हैं, ये जो सिंबल है ये बर्जीलियस ने दिया है। डाल्टन का अलग टाइप का सिंबल हुआ करता था, लेकिन सबसे पहले जो है डाल्टन नहीं दिया। तो A के साथ हम मिलाएंगे 3 को, A के साथ हम लोग मिलाएंगे 3 को, और कैलियम यानी कि पोटेशियम का ही लैटिन नाम है कैलियम। तो C के साथ हम मिलाएंगे यहाँ पर 2 को। तो देख लो यहाँ पर A के साथ 3 ढूंढो, A के साथ 3 यहाँ है, यानी कि D नहीं होगा, A नहीं होगा। C के साथ 2 देखो, C के साथ 2 यहाँ है, तो B हमारा आंसर हो जाएगा। डैश प्रोटीन संकुचित और शिथिल होता है, जिसके कारण पेशियां गतिमान होती है। हम लोग पेशियों को गतिमान कर पाते हैं संकुचनशील प्रोटीन के कारण। आप इन प्रोटीन्स का नाम भी ध्यान में रखो, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन ये 2 प्रोटीन्स होते हैं जिनके कारण हम लोग पेशियों को गतिमान कर सकते हैं। यही एक्टिन मायोसिन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहां हमें बताना है वक्रता त्रिज्या और फोकल लेंथ के बीच संबंध। तो F बराबर R/2 होता है, यानी कि R बराबर 2N2 में F होता है। तो वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 2 गुने के बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होती है। निम्नलिखित में से कौन पेंटेन का समावयव नहीं है? पेंटेन का समावयव नहीं है। देखो यहाँ पर जो सारे नाम दिए हुए हैं ये IUPAC नाम दिए हुए हैं, IUPAC। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये नाम कैसे लिखा जाता है ये इतना आसान नहीं होता है। इस नाम को इस तरह के नाम को लिखने के लिए कई सारे नियम होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये रटने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैसे इस तरह के सवाल बहुत ही कम पूछे गए, बहुत कम क्या, एकलौता सवाल मान लो आप कि ये एक सवाल पूछा गया था जिसमें समावयव दिया हो और IUPAC नाम दिया हो। यहाँ देख लो आप, जो पेंटेन होता है उसके पास 3 समावयव होते हैं, 3 आइसोमर्स होते हैं। एक पेंटेन जिसे हम लोग N पेंटेन बोल सकते हैं, नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन और तीसरा नियोपेंटेन। एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो या तो इस प्रकार से आपको दिया जा सकता है या फिर इसका IUPAC नाम। तो पहला तो है एक पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। उसके बाद देखो दूसरा यहाँ पर है 2-मिथाइल ब्यूटेन। 2-मिथाइल ब्यूटेन जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है 2-मिथाइल ब्यूटेन, ये आइसोपेंटेन को यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन जो कि ये है, नियोपेंटेन को कहा गया है। हमसे पूछा है कौन नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा 1,3, ये 1,3 ये नहीं होगा। 2-मिथाइल ब्यूटेन सही है, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन सही है और N पेंटेन सही है। A है जो कि गलत है। वेल्डिंग के लिए इथेन और डैश का मिश्रण उपयोग किया जाता है, इथेन के साथ ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मोनेडा से संबंधित नहीं है, यानी कि मोनेडा जगत से संबंधित नहीं है? तो किंगडम मोनेडा के अंदर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यही आते हैं। बैक्टीरिया, यहाँ पर जो कीटाणु लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पर आपको जीवाणु समझना है, बैक्टीरिया समझना है, ठीक है, बैक्टीरिया समझना है। कीटाणु जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब आपको बैक्टीरिया समझना है। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यही सब आते हैं। एनाबिना ये साइनोबैक्टीरिया है। हमारा आंसर यहाँ पर डाई एटम हो जाएगा, डाई एटम जो कि प्रोटिस्टा जगत के अंदर आएगा। नाइट्रिक एसिड का 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, यह है नाइट्रिक एसिड। इसका हम सबसे पहले निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास लिखने के लिए हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा प्लस नाइट्रोजन का 14 यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे आपको याद भी रखना है। ऑक्सीजन का 16 होता है क्योंकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के एटम्स है, तो 16 गुने में 3 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 14 + 48, 16 × 3 = 48। तो 8, 4 12 और 1 13, 4
5 6 63U हो जाएगा। इसी U को हटाकर जब हम ग्राम लगा देंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 1 मोल के बराबर हो जाएगा, यानी 63 ग्राम इसका मोलर मास है। 1 मोल बराबर 63 ग्राम, और 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? ये एक अणु है तो 1 मोल में एवोगाद्रो नंबर के बराबर अणु हो जाएंगे 6.022 10⁻23। डी हमारा आंसर। ओम के नियम की सीमाएं। ओम का जो नियम होता है ये गैसीय चालक पर और अर्धचालक पर, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब जो होते हैं अर्धचालक, इन पर लागू नहीं होते हैं। ओम का जो नियम है ये इन दोनों पर लागू नहीं होगा, ना तो गैसीय चालक पर ना ही अर्धचालक पर। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। जो चालक ओम के नियम का पालन करता है उसे हम लोग ओमिक चालक बोलते हैं, जो नहीं करता है उसे हम गैर ओमिक चालक बोलते हैं। साबुन का सामान्य सूत्र क्या है? साबुन क्या होता है? लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम या फिर सोडियम सॉल्ट होते हैं। साबुन जो है ये एक लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है। यहाँ जो आर है ये दिखा रहा है एक लॉन्ग चैन, ठीक है। जो आर है ये एक लॉन्ग चैन दिखा रहा है, जैसे मान लो CH3 CH2 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 CH2, इस प्रकार से लॉन्ग चैन दिखा रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। क्योंकि हमें सॉल्ट बनाना है तो यहाँ से H को गायब करके यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम को डालना पड़ेगा। तो ये मैंने डाल दिया, यहाँ से H हटा करके यहाँ पर सोडियम या फिर यहाँ पर पोटेशियम लगा सकते हो आप। तो ये चैन तो अभी भी छोटा है, ऐसे लंबे चैन होते हैं ये। तो यहाँ जो R जो है ये इसी चैन को दिखा रहा है, ठीक है। और ये C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O है, इसी को यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो। ये दोनों ही साबुन के लिए समान सूत्र हो जाएंगे। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा के बारे में सही है? जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो यह नदी के पानी के pH को बढ़ाता है। गलत हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के कारण नदी के पानी का जो pH है ये तो कम होगा ना। जितना ज्यादा अम्लीय होगा pH वैल्यू कम होगा, तो pH कम होगा। सही है, ये तो गलत है। हमसे सही पूछा है, ये गलत है। अम्लीय वर्षा का pH जो है 6.5 है, ये भी गलत हो जाएगा। जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो यह नदी के पानी के pH को कम करती है, ये सही है, सी सही है। अम्लीय वर्षा का pH 5.6 से अधिक है, ये गलत हो जाएगा। 5.6 से अधिक नहीं, 5.6 से कम होगा, ये भी गलत है। निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होती है, यानी कौन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? ये हो जाएगा एड्स। बोर वैज्ञानिक का नाम है। तो बोर के एटम के मॉडल के अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? बोर ने कहा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को पाता है तो वो एक्साइट कर जाता है। एक्साइट कहने का मतलब ये होता है ये अपने से ऊपर वाले कोश में पहुंच जाता है, हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। देखो ये जो कोश है ना, ये जो कोश है KLM, इसी को हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। तो मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। फोटोन में क्या होता है, एनर्जी होती है फोटोन के अंदर। तो मैंने इसको एनर्जी दिया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइट कर जाएगा और इस वाले में पहुंच जाएगा, यानी हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। वापस से जब ये इस वाले कोश में जब ये आएगा तो ये एनर्जी जो है वापस से रिलीज हो जाती है। तो एनर्जी को अवशोषित करने के बाद ये पहुंच जाएगा इस वाले कोश में, वापस से रिलीज करने के बाद ये पहुंच जाएगा इस वाले कोश में। तो यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए डैश अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभिकारक को क्या करना है, तोड़ना है तो अपघटन करवाना है। अपघटन करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे आप लाइट के फॉर्म में दो, डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी रिएक्शन में आप किसी भी एनर्जी को दे सकते हो, डिपेंड करता है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्रकाश के फॉर्म में दे सकते हो, प्रकाश के रूप में दे सकते हो, ताप के रूप में दे सकते हो और विद्युत धारा के रूप में दे सकते हो। डैश कोशिका में प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक सूचना स्रोत है। तो कोशिका में प्रोटीन बनाने के लिए कि किस प्रकार का प्रोटीन बनना है, ये जो सूचना है ये डीएनए के अंदर होता है। डीएनए के अंदर होता है जिसे हम लोग जीन बोलते हैं। डीएनए का वो टुकड़ा जिसके पास प्रोटीन बनाने के लिए सूचना है उसे हम लोग जीन बोलते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कोशिकीय डीएनए। लेकिन आपके एग्जाम में बोर्ड की तरफ से आंसर दिया गया ये कोशिकीय आरएनए। आंसर होगा ए, कोशिकीय डीएनए। आरएनए तो सूचना को लेकर के जाता है। इस डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए जो सूचना है उसको लेकर के ये आरएनए जाता है राइबोसोम के पास, लेकिन सूचना तो डीएनए के पास है ना। ये देखो आपके एग्जाम में कोशिकीय आरएनए को टिक मारा गया है। कोशिकीय आरएनए नहीं होगा, कोशिकीय डीएनए होगा, सेलुलर डीएनए। द्रव्यमान संख्या 70 के साथ डाई पॉजिटिव जिंक आयन में न्यूट्रॉन की कुल संख्या डैश होती है। डाई पॉजिटिव जिंक बोले तो जिंक पर क्या है, +2 चार्ज है। अच्छा, ये +2 चार्ज का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके भाग गया। द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से दिखाते हैं जो कि 70 है। द्रव्यमान संख्या होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर 70। एक चीज बताओ आप, इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया है तो क्या इससे द्रव्यमान संख्या पर कोई फर्क पड़ने वाला है, न्यूट्रॉन पे या फिर प्रोटॉन पे कोई फर्क पड़ने वाला है?
डाई पॉजिटिव है या फिर न्यूट्रल है, क्या फर्क पड़ता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये प्लस का आना जाना ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के आने जाने पर। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 70 माइनस में प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होगा? जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या जिंक के लिए कितना होता है? 30 होता है, जिंक के लिए 30 होता है, तो 40 हमारा आंसर हो जाएगा। एक मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक माप उपकरण है जो इकाई में कई मापन कार्यों को शामिल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मापन कार्य नहीं है? विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को हम लोग एमीटर बोलते हैं। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को हम लोग एमीटर बोलते हैं। विभवांतर को मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्टमीटर बोलते हैं। प्रतिरोध को मापने वाले यंत्र को हम लोग ओम मीटर बोलते हैं। और एक होता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर ये करंट भी मापेगा, वोल्टेज भी मापेगा और रेजिस्टेंस भी मापेगा। विद्युत अनुवाद ये नहीं मापेगा। एक बेलन और एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या क्रमशः R1 और R2 है, R1 बड़ा है R2 से, का द्रव्यमान एक समान है, शंकु द्वारा डाला गया दबाव डैश होगा। देखिए, चाहे बेलन हो चाहे शंकु हो, दोनों का जो आधार होता है वो तो वृत्तीय ही होता है। दोनों का जो आधार होता है वृत्तीय होता है, और क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। जिसकी त्रिज्या अधिक है उसका क्षेत्रफल भी अधिक होगा। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो बेलन की जो त्रिज्या है वो अधिक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है वो बेलन के पास अधिक है शंकु के तुलना में। दाब बराबर होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल, यानी कि जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा वो कम दाब डालेगा। जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा वो कम दाब डालेगा। तो अगर हम दाब की बात करें तो बेलन का क्षेत्रफल ज्यादा है तो ये कम दाब डालेगा। बेलन कम दाब डालेगा शंकु के तुलना में। तो शंकु द्वारा डाला गया दाब अधिक होगा बेलन से अधिक होगा। इन चार में से आपको एक विषम ढूंढना है बाकी तीन से। बैरोमीटर, एमीटर, स्क्रू गेज, ये सारे उपकरण हैं जो कुछ न कुछ मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है, एमीटर से विद्युत धारा, स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया जाता है थिकनेस को मापने के लिए, पतली से पतली चीजों का जो थिकनेस होता है उसको मापने के लिए। जैसे मान लो आपके पास कोई पेज है, ठीक है, तो उसकी मोटाई कितनी है उसको मापने के लिए स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई प्लास्टिक है उसकी मोटाई कितनी है, कोई तार है, पतली सी तार है, उसकी डायमीटर कितनी है, तो इन सब के लिए स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया जाता है। लंबाई क्या है? एक यूनिट है, तो डी हमारा आंसर। लंबाई जो है यूनिट नहीं है, लंबाई जो है ये आपका एक भौतिक राशि है, ठीक है, लंबाई एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। निम्नलिखित कथन पूरा करें। मोनोस्ट्रस होता है, मोनोस्ट्रस ये ऐसे जानवर होते हैं जो एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन करते हैं। उस जानवर को मोनोस्ट्रस बोलते हैं। मोनो का मतलब एक होता है। निष्क्रिय गैसें डैश समूह में होती है। निष्क्रिय गैसें समूह 18 के अंदर आते हैं। इसी को हम लोग जीरो ग्रुप बोलते हैं और इसी को हम लोग 8A बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? प्रजातियों की संख्या बनाए रखना है, इसके लिए प्रजनन करना जरूरी है, बच्चे पैदा करना जरूरी है। आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक या सुकेंद्री और प्रकाश संश्लेषक है? एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है और उनके पास क्या है? ट्रू न्यूक्लियस है, केंद्र की यानी कि वास्तविक नाभिक है। एक कोशिकीय है, यूकैरियोटिक है, वास्तविक नाभिक है। यह है किंगडम प्रोटिस्टा जगत। मोनाडा के अंदर एक कोशिकीय तो है लेकिन यूकैरियोटिक नहीं है, प्रोकैरियोटिक होते हैं वो, यानी कि वास्तविक नाभिक इनके पास नहीं है। कवक ये बहुकोशिकीय होते हैं, प्लांट बहुकोशिकीय होते हैं। निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? यहाँ देखो मरकरी है, इन सब में सबसे नीचे क्या है? मरकरी है, तो मरकरी इनमें सबसे कम अभिक्रियाशील है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर निर्भर करेगा, उनके बीच जो एंगल है उस पर डिपेंड करेगा, यानी इन तीनों पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुल ऊर्जा यहाँ पर क्या है? कुल ऊर्जा यहाँ पर है स्थितिज ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा, तो ये नियत रहती है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है लेकिन टोटल जो एनर्जी होती है कांस्टेंट होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक गतिमान कार अपने आरंभिक वेग से 4 गुना वेग प्राप्त करती है। इस प्रक्रिया के दौरान इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? देखो, वेग में परिवर्तन हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वेग में परिवर्तन हुआ है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यह स्थिर रहती है। पवन परागणित पौधों के पराग कण है, यानी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं या फिर सिंपली पोलेंस बोल दो आप। ये जो पराग कण होते हैं, ये पराग कण हवा के माध्यम से पहुंच जाते हैं
कहाँ से कहाँ, पुंकेसर से वर्तिकाग्र पे, इसी को परागण बोलते हैं। तो ये जो पॉलन है ये किस प्रकार के होते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो ये स्पंजी होते हैं, हल्के और स्पंजी होते हैं। डी हमारा आंसर हो जाएगा, हल्के और स्पंजी होते हैं। आप उन जीवों को किस जीव जगत में रखेंगे जिनकी केंद्रक, न्यूक्लियस या कोशिकांग परिभाषित नहीं है। केंद्रक परिभाषित नहीं है यानी कि वास्तविक केंद्रक नहीं है। तो वास्तविक केंद्रक किसके पास नहीं है, किंगडम मोनाडा के पास। एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी की व्याख्या करती है। एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों और उत्पादन के अणुओं को अभिक्रिया प्रदान करती है, सही है। यह चिन्हों और सूत्रों के माध्यम से अभिकारकों और उत्पाद के बारे में जानकारी देती है, यह भी सही है। यह परमाणुओं और अणुओं की संरचना दर्शाती है, गलत हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया से हमें यह नहीं मालूम चलता कि अणुओं की संरचना किस प्रकार से है या फिर परमाणुओं की संरचना किस प्रकार से है। अभिकारक उत्पादों के सापेक्ष द्रव्यमान को दर्शाती है, यह भी सही है। सी हमारा आंसर हो जाएगा, ये व्याख्या नहीं करती। सतह पर रखे एक पिंड द्वारा लगाया गया प्रणोद डैश के कारण डैश के बराबर होता है। एक सतह है, इस पर कोई वस्तु रखा गया है, तो इस वस्तु के द्वारा कितना दबाव लगाया जा रहा है इस सतह पर, जितना इसका भार है, ठीक है, जितना इसका भार है। यानी इस वस्तु के द्वारा एक बल लगाया जा रहा होगा नीचे लंबवत, वो बल कितना होगा, इस वस्तु के भार के बराबर, यानी कि mg के बराबर। प्रणोद का मतलब क्या होता है, लंबवत बल, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स। डैश का गलनांक बिंदु यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, सीजीएम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। सीजीएम का, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। फिर से यहां पर एक मिलान है, तत्वों के लिए प्रतीक के तौर पर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया डाल्टन के द्वारा। तो ए के साथ हम मिलाएंगे 2 को, ए के साथ 2 देख लो, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है, नाइट्रियम नहीं नेट्रियम होता है आई थिंक। तो बी के साथ हम लोग मिलाएंगे 4 को, बी के साथ 4 देखो कहां पर है, दोनों में है। चलो फिर से देखते हैं। पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम होता है। यहां पर ये काट दो, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहां पर क्या है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कैलियम होगा, कैल्शियम नहीं होगा, कैलियम होगा। तो पोटेशियम यानी कि सी के साथ हम मिलाएंगे 3 को। तो यहां पर अब हमारा आंसर है बी। इस वाले आयन में परमाणुओं की उपस्थिति कितनी है, एक फास्फोरस का एटम है, 4 है ऑक्सीजन का एटम, टोटल 5। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है, तो V बट्टे में I बराबर R होता है, ठीक है, यानी कि नियतांक कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब ये होगा कि कांस्टेंट होता है, यानी कि आप विभवांतर को बढ़ाओगे विद्युत धारा भी बढ़ जाएगा, विद्युत धारा को बढ़ाओगे विभवांतर भी बढ़ जाएगा, यानी कि ये जो रेशियो है ये बराबर रहने वाला है और ये प्रतिरोध के बराबर होता है। यही ओम ने कहा था, इसी को हम ओम का नियम बोलते हैं। V बट्टे में I बराबर नियतांक। चलते समय फिसलने के जोखिम में कमी डैश है। चलते समय हमें फिसलने नहीं देता और हम आराम से चल पाते हैं, तो यह घर्षण का धनात्मक प्रभाव है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व आसानी से धनायन नहीं बनाते हैं। क्रोमियम है, मैग्नीज है, लोहा है, सिलिकॉन है। लोहा हो जाएगा यहाँ पर। ये सारे धातु हैं, तो धातुओं के पास तो ये खासियत है कि वो धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं धातु। सिलिकॉन ये उपधातु है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। सिल्वर पर डैश की कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है, तो सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग संक्षारण का उदाहरण है। और ये जो सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग है ये ब्लैक रंग की होती है, काली। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में यानी ऊपर की दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद जो वस्तु होता है उसका जो वेग होता है वो 0 हो जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, अंतिम वेग 0 हो जाता है। समुद्र तल पर यानी कि सी लेवल पर वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर डैश वातावरण है, 1 एटीएम होता है, 1 एटीएम, ठीक है। एटीएम का मतलब यहाँ पर वातावरण है। निम्न में से कौन संवहनी पादप है। संवहनी पादप बोले तो वैस्कुलर प्लांट, यानी इनमें क्या होगा, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। तो देखो चारा बोल दो या फिर कारा बोल दो, ठीक है, चारा बोल दो या फिर कारा बोल दो, ये शैवाल है और स्पायरोगारा शैवाल है, यूलोथ्रिक्स शैवाल है, ये सारे शैवाल हैं। ये सारे कौन से समूह के अंदर आते हैं, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू ये सब नहीं होता। मार्सिलिया ये टेरिडोफाइट है। मार्सिलिया क्या है, ये टेरिडोफाइट है। तो सबसे पहला पादप समूह जिनमें ये संवन उत्तक देखा गया, या फिर बोल दो सबसे पहला संवहनी पादप टेरिडोफाइट्स को कहे जाते हैं। एक लड़के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए उस कार्य की मात्रा कितनी है जिससे वह 3 किलोग्राम वजन वाली साइकिल को समतल सड़क पर 10 मीटर की दूरी तक ले जाता है। साइकिल को ऐसे ले गया 10 मीटर की दूरी तक, साइकिल को ऐसे लेकर गया 10 मीटर की दूरी तक, बोला है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कितना कार्य किया गया, 0।
देखो जब हम क्षैतिज रूप से चलते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य 0 होता है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। जीवों में भिन्नता यानी कि वेरिएशंस से डैश होता है। जीवों में विभिन्नता से क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। विविधता की उत्पत्ति और विकास होता है। निम्न में से कौन सबसे कम सक्रिय है? सबसे कौन रिएक्टिव है यहाँ पे मतलब हुआ, सबसे कम कौन रिएक्टिव है? चांदी हो जाएगा। बी हमारा आंसर। रिएक्टिविटी सीरीज में चांदी जो है नीचे है बाकी इन सबसे। सोडियम पोटेशियम तो बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा है पूरे रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। तत्वों का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? तत्वों का वर्गीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि तत्वों के गुणों को सुविधाजनक ढंग से अध्ययन कर सके। सी हमारा आंसर हो जाएगा। वर्गीकरण इसीलिए किया जाता है ताकि स्टडी करने में क्या हो, आसानी हो। तनों और जड़ों के डैश पोषक तत्वों और पानी को भी संग्रहित करते हैं। तनों और जड़ों के डैश पोषक तत्व और पानी को भी संग्रहित करते हैं। ये हो जाएगा मृदु उत्तक। मृदु उत्तक बोले तो पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं ये फूड को स्टोर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ऊष्मा रोधी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ऊष्मा रोधी का उदाहरण है? ऊष्मा रोधी यानी कि जो ऊष्मा है उसको अपने से होकर के पार नहीं जाने देता, एक पार से दूसरी तरफ नहीं जाने देता। तो इन सब के साथ अगर आप देखो तो सबसे जो अच्छा ऊष्मा रोधी है ये कांच हो जाएगा यहाँ पर। सी हमारा आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? तो आयाम से हमें ध्वनि की प्रबलता पता लगता है। आयाम ज्यादा है प्रबलता अधिक है, आयाम कम है प्रबलता कम है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। आवृत्ति अधिक है यानी कि पिच अधिक है, आवृत्ति कम है यानी कि पिच कम है। निम्न में से कौन सा दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब के आकार को वस्तु के आकार के बराबर दिखता है? तो आभासी सीधा तो आपको अवतल में मिलेगा, उत्तल में भी मिलेगा, समतल में भी मिलेगा, लेकिन वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब का आकार ये केवल समतल में मिलेगा। तो समतल दर्पण हमारा हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब का आकार साथ में आभासी और सीधा ये केवल समतल में मिलेगा। शरीर का डैश वह बल है जिसके साथ पृथ्वी इसे आकर्षित करती है। शरीर का जो वजन होता है, शरीर का जो भार होता है, ये क्या है? बल है जो पृथ्वी इस पे लगाती है शरीर पे। यहाँ पे शरीर का मतलब बॉडी लेना है आपको। कौन सा बॉडी? वस्तु वाला बॉडी। ठीक है, वस्तु वाला बॉडी। मेंडलीव ने जब अपना कार्य करना शुरू किया था उस समय डैश तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव ने जब अपना कार्य शुरू किया था उस समय 63 एलिमेंट्स थे। 63 एलिमेंट्स थे। यहाँ पर 50 काट दो, 63 लिख दो। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है हमारे द्वारा, 63 हो जाएगा। और जब न्यूलैंड ने काम करना स्टार्ट किया था उस समय 56 तत्व थे। जठर ग्रंथियां डैश की भित्ति में उपस्थित होती है। जठर ग्रंथियां जो कि HCl सिक्रेट करती है। HCl हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन हो गया म्यूकस। तो ये जो है ये उपस्थित होती है पेट यानी कि अमाशय की भित्ति में। पुष्प के प्रजनन भाग है पुंकेसर और अंडप। पुंकेसर है नर प्रजनन भाग और अंडप मादा प्रजनन भाग। आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली कितनी अक्रिय गैस है? प्राकृतिक रूप से मिलने वाली अक्रिय गैस है हीलियम, नियोन यानी कि ग्रुप नंबर 18 के है ये। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। 1 2 3 4 5 6। आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर डैश वोल्ट की इकाई में व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये संबंध होता है, ये रिलेशन होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट है, ये कॉपर है। क्या हो रहा है इस अभिक्रिया के अंदर कि कॉपर सल्फेट विलयन से इस आयरन ने क्या करा? कॉपर को विस्थापित कर दिया। यानी धातुओं की जो क्रियाशीलता श्रेणी होती है अगर आप उनमें देखेंगे तो आयरन आपको काफी ऊपर मिलेगा कॉपर से। यानी आयरन जो है ज्यादा सक्रिय है कॉपर की तुलना में, इसीलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को आयरन विस्थापित कर देगा। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीले रंग का होता है, ठीक है। और जब ये और फेरस सल्फेट का जो विलयन होता है वो हरे रंग का होता है, हरा होता है। तो पहले विलयन नीला होगा, बाद में क्या होगा? अभिक्रिया के बाद वो हरा हो जाएगा क्योंकि फेरस सल्फेट बन जाएगा, कॉपर विस्थापित हो जाएगा। तो हमारा आंसर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।